हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रेमबल यानी प्रस्तावना के बारे में। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये हमारे जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, वो यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पर ये यूज़ की गई है वो डिस्कस हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसे इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से यहाँ पर पुकारा है। किसने इसको भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, तो किसने इसको आत्मा कहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर यह लगाया था कि जो भारत की प्रस्तावना है वो किसी वस्तु की भूमिका के रूप में इसको डिनोट किया गया है। यानी इस पूरी प्रस्तावना में क्या क्या वर्ड यूज किए गए हैं वो हमारे पूरे संविधान में वो दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम पूरे संविधान को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ पर भारत की प्रस्तावना को पढ़ा है तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर भारत के संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो भारत की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो स्टार्ट होती है कि हम भारत के लोगों से इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि भारत के लोगों का प्रभुत्व है हमारे भारत में, यानी जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन से हम इसको समझ सकते हैं। भारत के लोग अब स्वतंत्र हैं अपने वोटिंग राइट को लेकर के। वोटिंग राइट से ही यहाँ पर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं संसद में। तो भारत की जो बिल्कुल सत्ता हमारे हाथ में है, तो भारत के लोगों के हाथ में ही है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर वर्ड है वो है यहाँ पर एक प्रभुत्व संपन्न। एक प्रभुत्व संपन्न से यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया था ब्रिटिश गुलामी से, क्योंकि भारत जो है वो ब्रिटिश गुलामी को झेल करके आ रहा था और जितने भी राइट थे यहाँ पर डिसीजन के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थे। लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, अब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो अब जितने भी राइट हैं यहाँ पर डिसीजन के, चाहे वो आंतरिक रूप से हो चाहे वो बाह्य रूप से हो, चाहे हमारी विदेश नीति हो, तो वो बिल्कुल राइट किसके पास है? भारत की जनता के पास। यानी हमारे जो नेता हैं, जो हमारे लीडर हैं, हमारे जो संसद में हमने जो लीडर भेजे हैं चुन करके, उन्हीं के हाथों में हमारे जो है बिल्कुल राइट हैं डिसीजन के। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर वर्ड है वो है समाजवादी। समाजवाद से जो इसका अर्थ लगाया गया है वो है यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद। ये कार्ल मार्क्स वाला और जो लेनिन वाला समाजवाद है वो यहाँ पर नहीं है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद की यहाँ पर बात की गई है हमारी प्रस्तावना में। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर वर्ड है वो है यहाँ पर पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से हम इसको समझ सकते हैं कि भारत का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसको भारत जो है संरक्षण देगा। भारत के लिए सभी धर्म जो हैं वो बराबर हैं। पंथ निरपेक्ष यहाँ पर, पंथ का जो अर्थ है यहाँ पर हम समझ सकते हैं धर्म से। पंथ का एक सामान्य अर्थ क्या है? वो है यहाँ पर धर्म। तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। किसी भी एक विशेष धर्म के लिए यहाँ पर भारत के संविधान से कोई भी ऐसा यहाँ पर कार्य नहीं किया जाएगा जो किसी एक धर्म विशेष के लिए हो। भारत के नज़र में सभी धर्म क्या हैं? वो समान है। नेक्स्ट हमारे पास जो संबंधित है यहाँ पर वो है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य से यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि कोई भी यहाँ पर वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत अब नहीं है। हमारा जो राजा चुनकर हम भेजते हैं, जिसको हम आज की नज़र में राष्ट्रपति बोलते हैं, वो क्या है? हमारे बीच में से ही यहाँ पर उस पद पर पहुंचता है। बल्कि हम बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो हमारा ब्रिटिश रूल था, वहां पर क्या था? वहां पर राजा और रानी थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? गणराज्य है। यानी हर एक व्यक्ति को उस पद तक पहुंचने का अधिकार है जो सर्वोच्च है। सर्वोच्च पद हमारे पास क्या है? तो वो राष्ट्रपति है। और ये भारत क्या है? भारत एक गणराज्य बन चुका है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यहाँ पर अधिकारों की बात की गई है। सामाजिक अधिकारों से अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें हमें सामाजिक अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो आर्टिकल 17 हो, 14 हो या फिर 18 हो। तो यहाँ पर समाजवाद की बात की गई है, यानी सामाजिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है यहाँ पर आर्थिक। आर्थिक की बात करते हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 39, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 39 में हमें बात की गई है आर्थिक अधिकारों के बारे में, यानी सभी को अपनी आजीविका चलाने का पूरा अधिकार यहाँ पर जो हमारा संविधान है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है यहाँ पर राजनीतिक। राजनीतिक आप समझ सकते हैं, आपको वोट देने का अधिकार है, आपको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। तो वो प्रस्तावना में हमें साफ साफ डिनोट भी किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर
न्याय, विचार, धर्म और उपासना। न्याय सभी के लिए जो है यहाँ पर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो न्याय की बात करता है। यहाँ पर इसको लेकर के कि कोई भी भेदभाव हमारे न्यायालय में नहीं दिखाई पड़ता है। न्यायालय में सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी पद पर है, हमारे जो संविधान है उसमें न्याय के लिए सभी के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर विचार। तो विचार आपको रखने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी नागरिक हो वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है मीडिया के सामने, बशर्ते कि उसमें एक युक्तियुक्त प्रबंध भी लगाया गया है आर्टिकल 1A के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर धर्म, जो हमारे आर्टिकल 19 है उसमें आर्टिकल हमारा यहाँ पर 1 जो है वो युक्तियुक्त प्रबंध भी लगाता है अपने विचारों पे, और आर्टिकल 19 में ही यहाँ पर विचारों को अभिव्यक्त करने की बात भी की गई है। नेक्स्ट हमारे पास धर्म और उपासना। प्रत्येक नागरिक को भारत के अपने धर्म को मानने, उसकी उपासना करने की यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है, और प्रत्येक नागरिक को ऐसी प्रतिष्ठा से जीने का यहाँ पर अधिकार भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अवसर की समता, यानी अगर यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 यहाँ पर यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, उसकी जन्म स्थान आदि के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसको सरकारी नौकरी पाने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, अवसर की समता के बारे में यहाँ पर उन्होंने बात की है। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक विविधता भरा देश है, तो यहाँ पर क्या था कि भारत की जो है उन सभी व्यक्तियों की गरिमा, यानी प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है। यहाँ पर भारत एक विविधतापूर्ण देश है और यहाँ पर उसकी एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करने वाली बात हमारी प्रस्तावना में की गई है। फिर है हमारे पास यहाँ पर बंधुता। कल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि 26 नवंबर 1994 हमारे पास एक महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन ही यहाँ पर जो कुछ अधिकार थे, कुछ हमारे संविधान के जो महत्वपूर्ण यहाँ पर आर्टिकल थे वो लागू हो चुके थे, और बाकी सब यहाँ पर लागू हुआ था पूर्ण तरीके से 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कुछ अधिकार जो है हमें 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर प्राप्त किए गए थे, को अंगीकृत, उसको अडॉप्ट करना, यानी जो प्रस्तावना थी उसको अडॉप्ट किया गया था, अधिनियमित यानी उसको लागू किया गया था, और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पर आत्मसमर्पित, यानी यहां पर समर्पित किया गया था। तो इस तरीके से आपने जाना अपनी पूरी प्रस्तावना के बारे में कि भारत की जो प्रस्तावना है वो यहाँ पर पूरे निचोड़ है हमारे संविधान का। तो ये पूरा हमने समझा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो भारत के संविधान की जो आत्मा है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुंजी भी कोई यहाँ पर इतिहासकार या संविधानकार इसको जो है बोलता है। इसको प्रस्तावना को भारत के संविधान सभा में 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर हमारे संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, और इसको जो है हमारे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को यहाँ पर स्वीकार किया था। तो एग्जाम में यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जो हमारी प्रस्तावना है वो किसने प्रस्तुत की थी, तो प्रस्तुत की थी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की थी, और 22 जनवरी यहाँ पर 1947 को ये यहाँ पर स्वीकार किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं इसके संशोधन के बारे में, तो न्यायालय ने लगातार यहाँ पर एक डिबेट यहाँ पर चलती रहती है कि स्टार्टिंग में डिबेट थी कि प्रस्तावना में जो संशोधन है वो स्वीकार्य है या नहीं। तो यहाँ पर एक वाद था यहाँ पर, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं, वो था यहाँ पर केशवानंद भारती, इनका भी हाल ही में देहांत हुआ है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। ये वाद जो था वो 1973 में ये यहाँ पर डिबेट हुई थी कि भारत की जो प्रस्तावना है वो
संविधान संशोधन के योग्य है या नहीं। तो केशवानंद भारतीवाद में यहाँ पर यह बात की गई थी कि जो भारत की प्रस्तावना है वो संविधान के संशोधन के योग्य है, और जो भारत की जो प्रस्तावना है इसको यहाँ पर मूल ढांचा भी घोषित किया था इसी वाद में, यानी केशवानंद भारतीवाद में मूलभूत ढांचा भी यहाँ पर घोषित किया था प्रस्तावना को। तो ये पूरा डिबेट था यहाँ पर। फिर 42 अमेंडमेंट था यहाँ पर, 42 संशोधन था यहाँ पर उसमें 3 वर्ड यहाँ पर आपके संशोधन किए गए थे। एक तो वर्ड है हमारे पास यहाँ पर समाजवादी, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है यहाँ पर पंथनिरपेक्ष, और हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर अखंडता। तो ये 3 वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन में अमेंड करके जोड़े गए थे। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन में ये 3 वर्ड यहाँ पर जो है जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और यहाँ पर राष्ट्र की अखंडता। तो ये 3 वर्ड हमें एग्जाम में अक्सर जो है पूछ लिए जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। और केशवानंद भारतीवाद भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वाद में जो है करंट का भी ये इशू है, क्योंकि केशवानंद जो भारती है उनका भी देहांत हुआ है और वो प्रस्तावना से यहाँ पर संबंधित थे, और इसी वाद में यहाँ पर मूलभूत ढांचे में इनको जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इतना ही महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी जो पसंद आ रही होगी, पसंद आती प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।